हेलो दोस्तों। आज की कहानी पंजाब के एक गांव की है। फैसल 5 बच्चों का बाप है और अपनी फैमिली को लेकर एक कज़न के यहाँ ठहरा हुआ था। उसके घर में कुछ दिनों से अजीबोगरीब मामलात हो रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कौन कर रहा है। कभी सोते हुए कोई छोटे छोटे पत्थर मारता था, कभी घर में कपड़ों को आग लग जाती थी और कभी हांडी में कोई रेत डाल देता था। हम सब लोग बहुत परेशान थे कि कौन कर रहा है ये सब कुछ। फैसल बताता है कि मेरे कज़न नोमान की बीवी, जो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है, आज रात उसके पहने हुए कपड़ों को आग लग गई। हम लोग गांव में रहते थे तो इसलिए सब घर वालों ने चारपाइयाँ बाहर सेहन में लगाई हुई थी। मैं भी उन चारपाइयों की लाइन में आखिरी चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने भाभी के कपड़ों को आग लगती देखी तो मैं फ़ौरन बाथरूम की तरफ भागा और पानी से भरी हुई बाल्टी उठाकर भाभी के ऊपर उंडेल दी। कज़न के और मेरे बच्चे बहुत खौफज़दा थे और रो रो कर शोर मचा रहे थे। पानी की बाल्टी फेंकने के बाद मैंने सारे बच्चों को प्यार किया और खामोश करवा दिया। भाभी उस वक्त कांपे जा रही थी। मैंने भाभी से बात करने की कोशिश की मगर उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह उसको हॉस्पिटल तक ले जा सकूं, मगर उसने मुझे इशारे में जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे यहीं पर रहने दो। नोमान भाई किसी काम से शहर गए हुए थे जो इस गांव से 50 किलोमीटर के फासले पर था और आज नोमान को शहर गए हुए 3 दिन हो गए थे। नोमान कहता था कि मुझे 2-3 दिन और शहर में रुकना पड़ेगा। मैंने नोमान भाई को फ़ोन किया और इस सिचुएशन से आगाह किया। नोमान ने कहा, भाई यहाँ मुझे 2-3 दिन और लग जाएंगे। आप ऐसा करें कि अपनी भाभी को हॉस्पिटल के बजाय किसी दम करने वाले के पास ले जाएं। मैंने एक कैब पकड़ी और भाभी को बिठाकर एक दम करने वाले के पास ले गया। दम वाले ने कहा कि आप लोगों के घर पर किसी चीज़ का साया है जो आपकी भाभी को कभी कभी तकलीफ़ देता है और वो चाहे तो नंबर वाइज सब लोगों को इसी तरह तंग कर सकता है। आप इन्हें दम करवा के ले जाएं और एक एक हफ्ते के बाद आपने 6 दम और करवाने हैं, यानी टोटल 7 दम हो जाएंगे। उसके बाद मुझे फ़िज़िकली आप लोगों के घर जाकर एक दायरा बनाना होगा ताकि वो मज़ीद आपको तंग ना करें। दम करवाने से पहले भाभी की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मर्द बोल रहा हो और वो अपने आप को मेल करके बुलाती थी, मगर दम करवाने के 10 मिनट बाद वो बिल्कुल ठीक अपनी ही फीमेल आवाज़ में बात करने लगी। मैंने फिर भाभी को गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। अब भाभी की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मैंने नुमान भाई को फ़ोन किया और बताया कि एक दम हो गया है और मज़ीद 6 दम करवाने हैं। नुमान भाई ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं ख़ुद वापस घर आ जाऊंगा तो बाकी के दम खुद करवा के लाऊंगा। 2 दिन गुजर गए और अगली रात हम सब सेहन में सोए हुए थे। रात 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा भाभी अपनी चारपाई पर मेकअप का सामान रखकर मेकअप किए जा रही थी। मैं उठकर डरते डरते भाभी के पास गया और पूछा, भाभी ये तुम क्या कर रही हो? इतनी रात गए भला कोई मेकअप करता है? भाभी ने कहा, कुछ दिनों बाद मुझे एक शादी में जाना है, इसलिए मैं अच्छा दिखने के लिए मेकअप की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नुमान भाई के घर में ये क्या हो रहा है। मैंने भाभी के सामने से मेकअप का सामान उठाया और अंदर जाकर रख दिया। इस पर भाभी मुझसे गुस्सा तो हुई मगर फिर सो गई। अब नुमान था कि मज़ीद लेट हुए जा रहा था। आज भी मैंने नुमान को कॉल की मगर उसने कहा, भाई काम की वजह से मेरे कुछ दिन और यहाँ लगेंगे, तुम घर पर रहो और सबका ख्याल रखो। मैं और मेरी बीवी उस घर से तंग आए हुए थे क्योंकि हमारे बच्चे बहुत डर जाते थे और चीखें मारते थे। आज रात तो बच्चों ने डर के मारे खाना भी नहीं खाया था। खैर आज रात भी हम वहीं सो गए मगर मैंने और मेरी बीवी ने किसी तरह से वहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। भाभी की हरकतों की वजह से मैं रात को सुकून से नहीं सो पाता था, इसीलिए आज रात को फिर मेरी आँख खुल गई तो मैंने क्या देखा, भाभी अपने सामने एक ट्रे में गोश्त रख कर खा रही है और वहाँ एक शीशे का गिलास पड़ा हुआ था
जिसमें रेड कलर का शरबत था। मैंने पास जाके गिलास को सूंघने की कोशिश की तो गिलास में से खून की बू आ रही थी, गोया वो खून था। मुझे पता नहीं रात का वो क्या वक्त था। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी और बच्चों को जगाया और हम वहाँ से निकल पड़े। क्योंकि गांव में रात को कोई पब्लिक बस नहीं जाती, इसलिए हमने छोटे बच्चों को खुद उठा लिया और बाकी बच्चे हमारे साथ पैदल चलने लगे। हम वहाँ से भागते हुए निकले। हमारा घर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में था। बार बार पीछे देखते हुए हम पैदल चले जा रहे थे। वहाँ से हम कोई 2 किलोमीटर चलकर दूर जंगल वाले रास्ते के पास आ गए। हमें दूर से ही दिखाई दे रहा था कि जंगल के पास बहुत बड़ी तादाद में लाइटिंग हुई भी है और डेकोरेशन लाइट्स भी लगी है, जैसे कोई शादी हो। चलते चलते जो ही हम लाइटिंग वाली जगह के पास गए तो वहाँ एक शादी हो रही थी और तरह तरह के खाने सर्व किए जा रहे थे। हम वहाँ से गुजरे जा रहे थे तो एक बंदे ने आवाज़ दी, भाई साहब खाना तैयार है, आ जाओ। हमने कहा, नहीं भाई बहुत शुक्रिया, वैसे भी हमने पैदल चलते हुए काफ़ी दूर जाना है, तो हमें इजाज़त दीजिए। हम उस आदमी से यही बात किए जा रहे थे तो बच्चों ने जिद कर दी, पापा हमें बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाएं, चलो ना पापा। ये सुनते हुए उस आदमी ने कहा, देखो भाई बच्चों को भी भूख लग रही है, आप लोग आ जाओ, यहाँ जगह बहुत खाली पड़ी है। खैर हम सब लोग कैनोपी के अंदर चले गए और मैं दिल ही दिल में सोचे जा रहा था कि जो लोग इतनी रात को क्यों अपने मेहमानों को खाना खिला रहे होंगे। फिर मेरे जहन में आया कि जब बारात ने कहीं बहुत दूर जाना होता है और सुबह जल्दी निकलना होता है तो लोग मेहमानों को रात के आखिरी पहर यानी सुबह बारात निकलने से पहले पहले ही खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। शायद इनका भी वही मामला है। मैं यही बातें सोच रहा था कि खाना हमारे वाले टेबल पर आ गया। हम सब ने खाना खाया और उनका शुक्रिया अदा किया कि नावाकिफ़ होने के बावजूद उन्होंने हमें खाना खिलाया। कैनोपी की एक तरफ से एंट्रेंस थी और दूसरी साइड जहाँ पर काफ़ी मेहमान खाने का इंतज़ार किए जा रहे थे, वहाँ से एग्ज़िट था। हम वहाँ से एग्ज़िट होने के लिए जा रहे थे तो मेहमानों में से आवाज़ आई, फैसल भाई बच्चों ने खाना खा लिया है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही भाभी फैसल भाई की बीवी वहाँ खड़ी थी। मैं तो देखकर दंग ही रह गया। उसने बड़ी अच्छी तरह से मेकअप किया हुआ था। मैंने पूछा, भाभी तुम यहाँ कैसे? तो भाभी ने जवाब दिया कि यही शादी तो थी जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से तैयार हो रही थी और मेकअप की प्रैक्टिस कर रही थी। ये लोग मेरे अपने हैं, अगर खाने में कोई कमी पेश आई है तो मुझे बताओ, मैं उनको पूछती हूँ। मैंने डरते डरते जवाब दिया, नहीं भाभी बहुत शुक्रिया, हमने खाना अच्छे से खा लिया है। मगर मैं उस वक्त समझ चुका था कि ये खाना कोई इंसानी शादी का खाना नहीं है, बल्कि किसी और मखलूक का है। अगर मैं अपने आप को ना संभाल पाया तो बच्चे भी डर जाएंगे, इसलिए मैंने झूठा मूठा बहादुरी का दिखावा किया। हम वहाँ से निकल पड़े और तेज़ चलते चलते अपने घर को पहुँच गए। मैंने नुमान भाई को कॉल करके सारी बात बताई और नुमान भाई भी काम छोड़कर वापस आ गए और अपनी बीवी का रूहानी इलाज करवाने लगे। इस वाक़ये को 2 साल गुजर गए हैं। अब भाभी भी मुकम्मल ठीक हो गई हैं और नुमान भाई भी बहुत खुश हैं अपनी फैमिली में। दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।